हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टॉक्स विद डॉक्टर सुमित कुमारी दैया। और अब हम कर रहे हैं कॉमनली यूज लिटरेरी टर्म्स इन ड्रामा। सो द मेन कैरेक्टर इन ड्रामा इज कॉल्ड एज प्रोटैगोनिस्ट, मतलब जिसको हम हीरो या हीरोइन कहते हैं उसको प्रोटैगोनिस्ट कहा जाता है ड्रामा में। तो हम यहाँ से समझ जाएंगे जो कैरेक्टर प्रोटैगोनिस्ट के अपोजिट होगा, जिसको हम विलन बोलते हैं, एक तरह से राइवल कैरेक्टर होता है, और कई बार विलन नहीं भी होता तो उसको हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं। एनिमी रहता है वो सेंट्रल कैरेक्टर का राइवलरी होता है। तो अब देखते हैं कि कैरेक्टराइजेशन किसे कहते हैं। जिस तरीके से किसी कैरेक्टर की पर्सनालिटी को जब कोई ऑथर उसको बिल्कुल अच्छे से दिखा देता है तो उसको कैरेक्टराइजेशन कहा जाता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कि अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या करेगा, कैरेक्टर क्या विश्वास करता है, कैरेक्टर क्या कहता है, जो कैरेक्टर है जिसकी कैरेक्टराइजेशन की गई है वो क्या सोचता है, और वही कैरेक्टर डिफरेंट सिचुएशंस में दूसरे लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, और मेन आइडियोलॉजी उस कैरेक्टर की क्या है, उस कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर्स को क्या असर पड़ता है। तो इस तरीके से जो कैरेक्टराइजेशन है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकती है। डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में ऑथर जो है कैरेक्टर को डायरेक्ट मैनर में ही इंट्रोड्यूस करता है, जैसे रमन इज़ अ क्वाइट इंटेलिजेंट बॉय। इसके विपरीत इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में ऑथर जो है कैरेक्टर को इस तरीके से जो है डिस्क्राइब करेगा, जो अभी तरीके हमने देखे, जिसमें अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर और ये सभी तरीके जो भी हमने जस्ट डिस्कस किए थे। फिर आता है डायनामिक कैरेक्टर। डायनामिक कैरेक्टर क्या होता है? जो सिग्निफिकेंट इंटरनल चेंज में जो है जिसको फील करता है, जबकि जैसे जैसे प्लॉट हमारा जो कि कहानी का कथानक होता है आगे बढ़ता है, तो जो कैरेक्टर होगा उसके अंदर अंदरूनी कुछ बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे सिचुएशन के हिसाब से, तो जिसमें कि वो वैल्यूज़ को और इंसाइट करेगा और बहुत अच्छे से समझ पाएगा, तो उसको कहेंगे हम डायनामिक कैरेक्टर। स्टैटिक कैरेक्टर स्टैटिक से ही पता चलता है, जिसमें कोई चेंज नहीं आता, तो ये कैरेक्टर चेंज नहीं होता है कोर्स ऑफ टाइम के साथ। फिर आता है मेजर कैरेक्टर। ये मेन कैरेक्टर होता है जो कि लार्ज रोल प्ले करता है स्टोरी में। फिर बारी आती है माइनर कैरेक्टर की। ऐसा कैरेक्टर जिसका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होता है स्टोरी में। माइनर कैरेक्टर जो है वो मुश्किलें नहीं जो है फेस करेगा, और इसमें यूजुअली कोई चेंज भी नहीं आता है सिचुएशंस में के हिसाब से या स्टोरी के हिसाब से। और रीडर जो है बहुत ज़्यादा माइनर कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते भी नहीं हैं, कई बार इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेजर कैरेक्टर्स होते हैं जो इंटरेक्ट करते हैं और प्लॉट को बढ़ाते हैं। माइनर कैरेक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले सका नहीं करते हैं। फिर बारी आती है सेटिंग की। सेटिंग क्या होता है किसी भी ड्रामा में? द एनवायरनमेंट इन विच अ स्टोरी टेक्स प्लेस इंक्लूडिंग द टाइम पीरियड। और मतलब कि जैसे कि मान लो आप जानते हो रामायण की स्टोरी पे कोई प्ले जो है वो फिल्माया जा रहा है, तो आप क्या देखेंगे कि रामायण के समय में कैसा समय था, क्या टाइम पीरियड था, कौन सी लोकेशन दिखाई जाएगी, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे सर आसपास में। मान लो महल का सीन है तो पूरा महल बनाया जाएगा, तो उसको कहते हैं सेटिंग ऑफ ड्रामा। और अगर वनवास का सीन दिखाया जाता है तो वहाँ पर वन दिखाया जाएगा, तो वो सेटिंग कहलाएगी। और उसी समय के अनुसार वस्त्र पहनाए जाएंगे या उसी समय के हिसाब से सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। बैठने बैठने का जो आसन होता है वो कैसा था, वो सब चीज़ें सेटिंग में आती हैं। फिर बारी आती है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच अ स्टोरी इज़ टोल्ड। किस दृष्टिकोण से स्टोरी बताई गई है उसको पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाता है। मतलब कि कौन है जो स्टोरी बता रहा है, कोई कैरेक्टर है स्टोरी से या कोई बाहर से नैरेटर इस स्टोरी को बता रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में नैरेटर ही जो है कैरेक्टर होता है स्टोरी में, और वो अपने हिसाब से चीज़ों को बताता है और बताते हुए आई का भी यूज़ करता है। फिर आती है सोलिलोकी। अ पैसेज इन अ ड्रामा इन विच अ कैरेक्टर एक्सप्रेसेस हिज और हर थॉट्स और फीलिंग्स अलाउड इज टर्म्ड एज सोलिलोकी इन ड्रामेटिक टर्मिनोलॉजी। At the time of his or her articulation, either in he or she is alone upon the stage or the other actors keep themselves quiet. This device has been accepted dramatic convention in the theatre since ancient times. Quiet की स्पेलिंग यहाँ क्या UIET आएगी, ये मिस प्रिंटिंग है। तो सोलिलोकी किसी भी ड्रामा में एक कैरेक्टर के द्वारा जो है अपने थॉट्स जो है बताए जाते हैं, तेज तेज वो बोलता है। इसको सोलिलोकी ड्रामेटिक टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है। और जब वो बोल रहा होता है तो वो अकेला ही होता है स्टेज पे, और या फिर दूसरे जो एक्टर्स अगर होंगे भी तो वो चुप रहेंगे। और ये जो टर्मिनोलॉजी है ये थिएटर में एंशियंट टाइम्स से, मतलब प्राचीन समय से बोली जा रही है। और ये जब सोलिलोकी होती है तो यहाँ पर जो कैरेक्टर बोल रहा है तेज तेज, वो ऑडियंस को सुनाने के लिए सिर्फ बोलता है कि देखो मेरे मन में ये चल रहा है। बाकी कैरेक्टर्स को नहीं पता होता है कि ये क्या बोल रहा है। जैसा कि हम आजकल सीरियल्स में भी देखते हैं कि कोई एक करेक्टर बोलता होता है और या तो वहाँ पर कोई भी नहीं होगा, अगर कोई होगा भी तो उसको नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है।
वो सिर्फ ऑडियंस को सुनाने के लिए अपना थॉट प्रोसीजर जो है बोलता है। ओके, इसके बाद बारी आती है फ्लैशबैक की। फ्लैशबैक क्या होता है? जब राइटर जो है सीन कोई भी इंसर्ट करता है स्टोरी में जो इस समय से पहले हो चुकी होती है घटना, उसको फ्लैशबैक कहा जाता है। और फ्लैशबैक जो है वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देती है किसी भी घटना के बारे में और इस प्रेजेंट सीन में। और ये मेमोरीज, ड्रीम, स्टोरी या फिर पास्ट टोल्ड बाय कैरेक्टर के रूप में जो है दिखाया जाता है। नाटकों में भी जैसे हम देखते हैं कि अभी जो घटना चल रही है उसके वो तो चल ही रही है और कोई कैरेक्टर पीछे की घटना बताता है या कोई मेमोरी या कोई स्टोरी बताता है, अपना कोई ड्रीम बताता है, तो वो फ्लैशबैक कहलाता है। फिर आती है बारी फोरशैडोइंग की। फोरशैडोइंग क्या होता है? व्हेन एन ऑथर प्रोवाइड्स क्लूज अबाउट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन, कि क्या होने वाला है, ऐसे कुछ क्लू अगर कहानी में मिलने लग जाते हैं तो उसको हम कहते हैं फोरशैडोइंग। ऑथर्स यूज़ फोरशैडोइंग टू बिल्ड सस्पेंस एंड टू प्रिपेयर द रीडर फॉर व्हाट हैपन्स लेटर। आजकल तो सीरियल्स में बहुत चलती है फोरशैडोइंग। यहाँ पर जो है सस्पेंस के रूप में वहाँ पर कहानी को छोड़ दिया जाता है ताकि रीडर है या फिर वास्तव में अगर हम सीरियल देख रहे हैं तो हमें क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि देखेंगे कि कल क्या होने वाला है, तो ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया जाता है, उसको फोरशैडोइंग कहा जाता है। मतलब कि एक क्ल्यू है कि आगे क्या होने वाला है। देन कम्स टोन। टोन क्या होता है? ऑथर का एटीट्यूड सब्जेक्ट मैटर के बारे में या फिर रीडर या ऑडियंस के तरफ कि भाई हम किस तरीके का लिखें कि ऑथर को पसंद आए या किस तरह से प्रेजेंट किया जाए स्टोरी को, ड्रामा को, प्ले को। तो वो टोन ऑफ द प्ले कहलाती है कि सब्जेक्ट मैटर किस तरीके का होना चाहिए। वर्ड्स दैट कुड डिस्क्राइब टोन इंक्लूड डाउटफुल, ह्यूमरस, ग्लीफुल, सीरियस एंड क्वेश्चनिंग। टोन इज़ कन्वेड थ्रू द ऑथर्स वर्ड चॉइस एंड द डिटेल्स दैट ही और शी इंक्लूड्स। तो टोन में जैसे हम यूजुअली भी बोलते हैं आपकी टोन ठीक नहीं है बोलने की, मतलब द वे यू आर स्पीकिंग इज़ नॉट गुड, मतलब कि आप जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हो दैट आर नॉट गुड। तो और कई बार हम ये भी बोलते हैं कि आपकी टोन बहुत अच्छी है बात करने की, दैट मीन्स योर वे ऑफ स्पीकिंग एंड द वर्ड्स यू यूज़ आर गुड। इसी तरीके से जो तरीका है बताने का स्टोरी को, वो अच्छा है कि बुरा है, वो डिपेंड करता है कि जो राइटर है वो किस तरीके से उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, क्या उसकी चॉइस ऑफ वर्ड्स है और उसका क्या एटीट्यूड है सब्जेक्ट मैटर को लेके जिस विषय पर कहानी लिखी जा रही है, तो उसको टोन ऑफ द प्ले कहा जाएगा। देन कम्स द मूड ऑफ द प्ले। मूड क्या होता है? द फीलिंग्स द रीडर्स और ऑडियंस गेट्स फ्रॉम अ लिटरेरी वर्क। ऐसी फीलिंग्स जो रीडर या ऑडियंस लिटरेरी वर्क से लेता है। इट हैज़ एन अनदर वे टू डिस्क्राइब द मूड ऑफ अ स्टोरी इज एटमॉस्फेयर, जिसको हम वातावरण कहते हैं। When you walk into a place, it has an atmosphere that make you feel a certain way. For instance, the mood of a plot can be calm, creepy, romantic, sad or tense. आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं मूड ठीक नहीं है, मतलब कि मेरा मन ठीक नहीं है। इस तरीके से जो एटमॉस्फेयर बना दिया जाता है ड्रामा में इसी तरीके से, तो उसको देख के भी कई बार हमें समझ में आने लग जाता है कि क्या दृश्य है, जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से। तो जो दृश्य बना दिया जाता है उसको मूड ऑफ द प्ले कहा जाता है, जिसमें कि शांत भी हो सकता है, क्रीपी हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है, सैड हो सकता है, टेंस हो सकता है। तो ऑथर जो है वो अपना मूड बनाते हैं वर्ड चॉइस, इमेजरी, डायलॉग सेटिंग और प्लॉट को देख के। द मूड कैन स्टे द सेम फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड ऑफ अ स्टोरी और इट मे बी फ्लक्चुएटिंग। किसी किसी कहानी में सेम ही मूड हो सकता है। सपोज बहुत शांतिपूर्वक कोई कहानी चल रही है, शुरू से लेकर अंत तक वो शांत ही रहे, और किसी किसी स्टोरी में जो है ये चेंज भी हो सकता है। ये इसमें है सेकंड पर्सन ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज़ ऑल्सो मिसप्रिंटेड। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू का सेकंड पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू था, ये सेकंड पर्सन ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ पर नरेटर खुद कैरेक्टर नहीं होता है स्टोरी में, लेकिन वो एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करता है, अपने विचारों को डिस्क्राइब करता है, और वो कोई एक कैरेक्टर ही स्टोरी में उस चीज़ को जो है डिस्क्राइब करता है, तो उसको सेकंड पर्सन ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू कहा जाता है। और थर्ड टाइप इसकी आती है थर्ड पर्सन ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पर नरेटर कैरेक्टर नहीं होगा, लेकिन वो जो है क्या करेगा कि उसमें एवरी कैरेक्टर जो होगा ना स्टोरी में, वो उसके थॉट्स और एक्सपीरियंस उसको बताने की कोशिश करेगा, तो वो वहाँ पर थर्ड पर्सन ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट इज़ प्लॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट होता है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी, मतलब कि किसी भी कहानी में किस तरीके से घटनाक्रम चलेगा, किस सीरीज़ में चलेगा, उसको प्लॉट कहा जाता है। कि इसके बाद ये घटना आएगी, फिर इसके बाद ये वाली घटना होगी, दिस इवेंट विल टेक प्लेस, दिस इज़ कॉल्ड द प्लॉट ऑफ द स्टोरी। द प्लॉट इंक्लूड्स द ओपनिंग इवेंट एंड what happened at the beginning, the rising action, what happens to intensify the problem, the climax when problem reaches the most intense
point and begins to be resolved. The following action, what happened to solve the problem and the conclusion, how things end. मतलब क्या है यहाँ पर प्लॉट में ओपनिंग इवेंट आएगा कि सबसे पहली घटना होगी कि शुरुआत में क्या हुआ। फिर राइजिंग एक्शन, राइज का मतलब हो जाए उठ जाना, कि प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। जो भी कहानी में कोई प्रॉब्लम होगी या कोई सिचुएशन होगी वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाएगी। फिर आता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या होता है, वहाँ पर प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा गहन हो जाएगी ना कि उसको सोल्व करने की ज़रूरत हद से ज़्यादा पड़ेगी, तो वो क्लाइमैक्स कहलाता है कि यहाँ पर चीज़ें जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाएंगी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। फॉलिंग एक्शन मतलब गिर जाना किसी चीज़ का, तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम जो है वो ऑलमोस्ट सॉल्व होने लग जाएगी यहाँ पर। और फिर कंक्लूज़न आता है कि कैसे वो चीज़ें जो प्रॉब्लम थी वो कैसे ख़त्म हुई, कोई भी जो प्रॉब्लम थी। तो ये होता है प्लॉट, किसी भी कहानी का प्लॉट मतलब कि उसका कथानक उसको कहते हैं। कैसे घटनाएं शुरुआत से लेके अंत तक कैसे चलेंगी किसी भी कहानी में, दैट इज़ कॉल्ड द प्लॉट ऑफ दैट स्टोरी। हियर कम्स द नेक्स्ट टर्म, डायलॉग। डायलॉग का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब ये होता है दो, लोग मीन्स बातचीत, दो लोगों के बीच में बातचीत को डायलॉग कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई या किसी भी चीज़ को, वो लड़ाई फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है। तो अ स्ट्रगल बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस, अपोजिंग फोर्सेस के बीच में ही होगी स्ट्रगल। मान लो कि कोई कहता है कि ये चीज़ ठीक है, दूसरा कहता है ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, द्वंद्व शुरू हो जाएगा। और कॉन्फ्लिक्ट एक्सटर्नल भी हो सकता है, दो करेक्टर्स के बीच में भी हो सकता है, सोसाइटी और करेक्टर के बीच में हो सकता है, कैरेक्टर और प्रकृति के बीच में, कैरेक्टर और टेक्नोलॉजी के बीच में हो सकता है, या कैरेक्टर के का खुद के साथ ही भी हो सकता है द्वंद्व, कि वो चाहता तो कुछ करना है लेकिन वैसा हो नहीं रहा है, सिचुएशंस उसके हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो वो भी द्वंद्व कहलाएगा, कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा, वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहलाएगा। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। देन कम्स द टर्न ऑफ क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या होता है, किसी भी प्ले में ऐसा पॉइंट, नोवेल में, शॉर्ट स्टोरी में या नैरेटिव पॉइंट में ऐसा पॉइंट जहाँ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी पे पहुँच जाता है और वहाँ से वो जो है रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। और क्लाइमैक्स जो है वो एक नैरेटिव का पार्ट भी होता है, जो कि मतलब कि रीडर एक्सपीरियंस करता है और उसके बहुत ज़्यादा उसके साथ इमोशंस जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर क्लाइमैक्स होता है। तो हम जैसे सुनते भी हैं, क्लाइमैक्स जो था स्टोरी का बहुत ही अच्छा था, मतलब वहाँ से कहानी शुरू, कहानी की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो गई थी, तो क्लाइमैक्स वॉज वेरी नाइस, तो ये होता है क्लाइमैक्स। नेक्स्ट टर्म इज़ असाइड। असाइड क्या होता है, वर्ड्स स्पोकन टू द ऑडियंस बाय अ करेक्टर in a drama, those are not supposed to be heard by the other characters on the stage. An aside is usually used to let the audience know what a character is thinking. तो aside में क्या है कि जो कोई भी शब्द ऑडियंस को कैरेक्टर के द्वारा बोले जाते हैं, ठीक है, और ऐसा लगता है कि दूसरे कैरेक्टर ने स्टेज पे इसको नहीं सुना है, तो असाइड जो है वो ऑडियंस को समझाने के लिए बताया जाता है कि कैरेक्टर क्या सोच रहा है, बाकी जो लोग होंगे ड्रामा में उनको नहीं पता चलेगा कि ये क्या कह रहा है। जैसे कि जो प्ले है हमारा द एनवॉय, जो कि भास ने लिखा है, उसमें बार बार में दुर्योधन और कृष्ण के लिए यूज़ किया जाता है जब कैरेक्टर उनके आते हैं बोल कि वो असाइड में कुछ बोल रहे हैं, मतलब कि वो क्या सोच रहे हैं ऑडियंस को बताया जाता है और ऑडियंस को ये क्लियर हो जाता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है।